जय हिंद। और कैसे हैं सभी। देखिए आज अब जो टॉपिक है हमारा अर्थशास्त्र की प्रमुख शब्दावली, इकोनॉमिक्स वोकेबुलरी, यानी कि अर्थशास्त्र के जितने भी हार्ड वर्ड हैं, यानी कि कठोर शब्द जो हैं, उन्हें आसान भाषा में समझाया गया है। तो जानने का प्रयास करते हैं कैसे। पहला है अवमूल्यन, जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में डिवेल्यूएशन। विदेशी मुद्रा की तुलना में जब जानबूझकर किसी देश की मुद्रा का मूल्य कम कर दिया जाता है। दोबारा से सुनो, विदेशी मुद्रा की तुलना में जब जानबूझकर किसी देश की मुद्रा का वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए, उसे ही कहते हैं अवमूल्यन। अवमूल्यन का उद्देश्य क्या है, इसमें जो है निर्यात को बढ़ा दिया जाता है तथा आयात को घटा दिया जाता है। अवमूल्यन अब तक कितनी बार हो चुका है, प्रश्न बनेगा एग्जाम में, अवमूल्यन अब तक कितनी बार किया जा चुका है। तो अवमूल्यन अब तक 3 बार किया गया है। कितनी बार? 3 बार किया गया। और कब कब किया गया है अवमूल्यन? सबसे पहली बार किया गया 1949 में, दूसरी बार किया गया 1966, तीसरी बार किया गया 1991 ईस्वी में। यानी कि अवमूल्यन भारत में कितनी बार किया गया? 3 बार। 1949 फर्स्ट, 1966 सेकेंड, 1991 थर्ड। ठीक है, अगला जानते हैं विमुद्रीकरण, डिमोनिटाइजेशन। विमुद्रीकरण को अंग्रेजी में बोलते हैं डिमोनिटाइजेशन। किसी प्रचलित मुद्रा के बदले में नई मुद्रा का चलन में आ जाना। जैसे कि अभी 2016 में नई मुद्रा आई थी ना चलन में, वही कहलाता है विमुद्रीकरण। और जब विमुद्रीकरण अब तक भारत में कितनी बार हुआ है? विमुद्रीकरण भारत में अब तक 3 बार। ये भी कितनी बार? 3 बार। कब कब? पहली बार विमुद्रीकरण कब हुआ? तो पहली बार 1946, दूसरी बार 1978 एंड थर्ड हुआ 8 नवंबर 2016। जो पहली बार विमुद्रीकरण हुआ 1946 में, इसमें कौन कौन से नोटों को बंद किया गया था? तो इसमें 500 के, 1000 और 10,000, इन नोटों को बंद किया गया था। 500, 1000 और 10,000। 1978 में जो विमुद्रीकरण हुआ, इसमें 1000 का नोट, 5000 का नोट और 10,000 का नोट, इन 3 नोटों को बंद किया गया। और जब 8 नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण हुआ, तो इसमें कौन कौन से नोटों को बंद किया गया? इसमें 2 नोटों को बंद किया गया, एक तो 500 का नोट और दूसरा 1000 का नोट। और एक नया नोट चलाया गया था इसमें, 2000 रुपए का नोट, 2000 रुपए का नोट। अब जो 1946 में विमुद्रीकरण हुआ, इसमें सबसे ज्यादा पब्लिक को परेशानी हुई, सर्वाधिक परेशानी। इसमें इतना परेशानी नहीं हुआ 1978 वाले में, और यहाँ 2016 में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। एटीएम में बहुत लंबा लाइन लग गया, बहुत लंबा लाइन लग गया था इसमें। आइए जानते हैं मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। ऐसी नीति जिसके द्वारा मुद्रा को प्रसारित या कम किया जाता है। ऐसी नीति जिसके द्वारा मुद्रा को प्रसारित का मतलब होता है फैलाना, प्रसारित का मतलब होता है फैलाना या कम कर दिया जाना। ऐसी नीति जिसके द्वारा मुद्रा को प्रसारित यानी कि फैला दिया जाता है या कम कर दिया जाता है, उसे मौद्रिक नीति कहते हैं, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। लागू कौन करता है? मौद्रिक नीति को लागू कौन करता है? क्वेश्चन आएगा, मौद्रिक नीति को लागू करता कौन है? तो मौद्रिक नीति को लागू करता है आरबीआई। मौद्रिक नीति को लागू करता है आरबीआई। अब मौद्रिक नीति में ऋण, अब क्वेश्चन है ऋण। अब क्वेश्चन बनाएगा, पूछेगा मौद्रिक नीति में ऋण किस तरह से हो जाता है, यानी कि मौद्रिक नीति में ऋण महंगा या सस्ता कर दिया जाता है। मौद्रिक नीति में ऋण महंगा या सस्ता कर दिया जाता है। मौद्रिक नीति में ऋण महंगा या सस्ता कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा मुद्रा स्फीति। क्या है? मुद्रा स्फीति, इन्फ्लेशन।
अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों इन्फ्लेशन। जब वस्तुओं के औसत मूल्य में वृद्धि हो जाए, जब वस्तुओं के औसत मूल्य में वृद्धि हो जाए तो क्या कहलाता है? तो कहलाता है मुद्रास्फीति, यानी कि इन्फ्लेशन कहलाता है। अब इसमें क्या होता है इन्फ्लेशन में? इसमें महंगाई बहुत हाई लेवल पर पहुंच जाती है, इसमें महंगाई बहुत हाई लेवल पर पहुंच जाती है, यानी कि महंगाई बहुत ज्यादा हो जाती है। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देश है वेनेजुला। वेनेजुला में बहुत ज्यादा महंगाई हो गई थी, यानी कि एक ब्रेड का पैकेट भी कट्टा भर भर के नोट लेके जा रहे थे, एक ब्रेड का पैकेट लेकर आए थे। महंगाई का बढ़ जाना, महंगाई का बढ़ जाना, सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो महंगाई का बढ़ जाना ही मुद्रास्फीति कहलाता है। अब देखिए अगला है मुद्रास्फीति, जिसे बोलते हैं डिफ्लेशन। आर्थिक मंदी मुद्रा ही, आर्थिक मंदी मुद्रा ही क्या कहलाती है? डिफ्लेशन कहलाती है। और ये स्वतः ही आ जाती है मार्केट में, डिफ्लेशन जो है स्वतः ही छा जाता है या फिर आ जाता है। स्टैगफ्लेशन, हिंदी में बोलते हैं इसे मुद्रास्फीति जनित मंदी, मुद्रास्फीति जनित मंदी, यानी कि मुद्रास्फीति तथा मुद्रा अभिस्फीति, मुद्रास्फीति तथा मुद्रा अभिस्फीति। अब मुद्रास्फीति क्या होगा और मुद्रा अभिस्फीति क्या होगा? मुद्रा अभिस्फीति तो अभी पढ़ाई हमने, डिफ्लेशन, और मुद्रास्फीति होता है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन में क्या था और अभिस्फीति में क्या था? यहां हो गई महंगाई, यहां हो गई महंगाई, और अभिस्फीति में क्या हो गई? मंदी। एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं मुद्रास्फीति जनित मंदी को, यानी कि महंगाई का आना और मंदी का आना ही क्या कहलाता है? स्टैगफ्लेशन कहलाता है। यानी कि महंगाई और मंदी का आना ही क्या कहलाता है? स्टैगफ्लेशन कहलाता है। डिसइन्फ्लेशन, विस्फीति, इन्फ्लेशन पर कंट्रोल के लिए, इन्फ्लेशन समझ गए महंगाई, महंगाई पर कंट्रोल के लिए जानबूझकर डिफ्लेशन लाना ही डिसइन्फ्लेशन कहलाता है। यानी कि महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए जानबूझकर मंदी लाना ही डिफ्लेशन कहलाता है। डिफ्लेशन, मंदी लाना ही क्या कहलाता है? डिफ्लेशन कहलाता है, डिसइन्फ्लेशन कहलाता है। और डिसइन्फ्लेशन जो है यह सरकार के द्वारा मार्केट में लाया जाता है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा मार्केट में लाया जाता है। रीफ्लेशन, पुनः मुद्रास्फीति, जानबूझकर मूल्य में वृद्धि कर मंदी पर नियंत्रण का प्रयास करना। जानबूझकर मूल्य में वृद्धि कर मंदी पर नियंत्रण करना क्या कहलाता है? डिफ्लेशन। क्या कहलाता है? रिफ्लेशन, सॉरी। डिफ्लेशन पर क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। डिफ्लेशन पर क्या करता है? कंट्रोल करता है। डिफ्लेशन समझे? जहां मंदी होती है, मंदी पर कंट्रोल किया जाता है। डिफ्लेशन पर कंट्रोल, यानी कि मंदी पर कंट्रोल कौन करता है? रिफ्लेक्शन। मंदी पर कंट्रोल कौन करता है? रिफ्लेशन करता है। हॉट मनी, गरम मुद्रा, ऐसी मुद्रा जिसका डिमांड हर जगह हो, जैसे डॉलर। इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड किसका है? डॉलर का, ठीक है जी। हार्ड मनी, जिसे हिंदी में बोलते हैं दुर्लभ मुद्रा, ऐसी मुद्रा जिसे प्राप्त करना कठिन हो, जो बड़ी दुर्गम हो, यानी कि बड़ी मतलब एकदम से ना मिले, आसानी से ना मिले, तो उस मुद्रा क्या बोलेंगे? दुर्गम मुद्रा। सॉफ्ट करेंसी, यानी कि सुलभ करेंसी, सुलभ करेंसी, ऐसी मुद्रा जो आसानी से प्राप्त हो जाए, ऐसी मुद्रा जो आसानी से प्राप्त हो जाए, जैसे नेपाली रुपया, नेपाली रुपया, और लिख लो श्रीलंकाई रुपया, श्रीलंकाई रुपया, आसानी से मिल जाता है, जाहिर सी बात है बच्चों। इन्वेस्टमेंट, जिसे बोलते हैं निवेश, लाभ के उद्देश्य से पूंजी को इन्वेस्ट करना, लाभ के उद्देश्य से पूंजी को कहीं लगा देना ही क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट कहलाता है, निवेश कहलाता है। ठीक है, दो प्रकार से किया जाता है निवेश, दो प्रकार से किया जाता है। एक तो भारतीय द्वारा, एक किया जाएगा भारतीय द्वारा, और दूसरा विदेशियों द्वारा, दूसरा विदेशियों द्वारा।
निवेश दो तरह से किया जाएगा, भारतीयों के द्वारा और विदेशियों के द्वारा। डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश, निवेश की विपरीत प्रक्रिया, यानी कि निवेश की विपरीत प्रक्रिया विनिवेश कहलाती है, डिसइन्वेस्टमेंट कहलाती है। निवेश का उल्टा विनिवेश, यानी कि जिस कारोबारी का कारोबार में लगा हुआ पैसा होगा उसे वापस लेने की प्रक्रिया डिसइन्वेस्टमेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डिसइन्वेस्टमेंट कहलाएगी। समझ में आया? देखिए अगला है डंपिंग। डंपिंग का मतलब होता है उतारना। किसी देश द्वारा अपने यहाँ उत्पादित वस्तुओं का मूल्य बहुत कम करके किसी दूसरे देश को निर्यात करना। अब जैसे चाइना है, चाइना में जो प्रोडक्ट हैं बड़े सस्ते हैं, अब वो निर्यात करता है किसी दूसरे देश को, तो उस देश में जाकर चाइना का माल बड़ा सस्ता बिकता है, और जिस देश में जाएगा वहां का जो प्रोडक्शन होगा उस पर इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो डंपिंग को रोकने के लिए, यानी कि अगर कोई देश ज्यादा ऐसा करने लगता है तो उसे रोकने के लिए एक संस्था बनाई गई है जिसका नाम है WTO। क्या नाम है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाए हैं, उनके स्थापना वर्ष भी लिखवाया है, हेडक्वार्टर भी लिखवाया है। WTO की स्थापना जरूर याद रखना, बहुत बार पूछता है, 1995 1995। और ये भी पूछ लेता है भारत इसका मेंबर कब बना, तो 1995 में भारत इसका सदस्य बना। अब बात करते हैं LPG का। किसका बात करते हैं बच्चों? LPG का। LPG, और ये LPG जो भारत ने अपनाया था 1991 में अपनाया, 1991 में अपनाया। और इस समय जो सरकार थी, या फिर कह दो PM जो थे इस समय, वो कौन थे? तो इस समय PM थे PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव। बहुत बार क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि PV नरसिम्हा राव के समय LPG को लाया गया, या फिर LPG कब लाया गया? तो 1991 ईस्वी में PV नरसिम्हा राव के समय में आया LPG। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये सारा लिखा हुआ है। L फॉर लिबरलाइजेशन, P से प्राइवेटाइजेशन, G से ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं कहना वरना गलत हो जाएगा। LPG का फुल फॉर्म ये है। चलिए अब समझते हैं एक एक करके। प्राइवेटाइजेशन, इसे बोलते हैं हिंदी में निजीकरण। क्या बोलते हैं? निजीकरण, यानी कि अर्थव्यवस्था में निजी भूमिका निभाना, यानी कि ज्यादातर सब कुछ क्या हो जाना? प्राइवेट। अब इसका एग्जाम्पल है बच्चों USA, कनाडा। USA हो गया, कनाडा हो गया, इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल है। इसे अपनाया कब गया? ये तीनों के तीनों एक साथ अपनाए गए थे, और कब अपनाए गए थे? 1991 में अपनाए गए। ये मैंने लिखवा दिया यहाँ आपको, इसे याद कर लेना। लिबरलाइजेशन हिंदी में बोलते हैं उदारीकरण, सरकारी क्षेत्रों को कम करके निजी क्षेत्र में बढ़ावा देना, यानी कि सरकारी क्षेत्र को घटाकर निजी क्षेत्र बढ़ा देना। सरकारी क्षेत्र को घटा के निजी क्षेत्र को बढ़ा देना क्या कहलाएगा? लिबरलाइजेशन कहलाएगा, उदारीकरण कहलाएगा। उदारीकरण भी कब अपनाया गया? 1991 में। फिर ग्लोबलाइजेशन, GLO, ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण, वैश्विक का मतलब क्या होता है? विश्व। क्या होता है बच्चों? विश्व, यानी कि वर्ल्ड। किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ जाना, किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ जाना क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। ग्लोब, वर्ल्ड। बच्चों ये ग्लोब है, क्या हो गया? पूरा वर्ल्ड हो गया कि नहीं? अब इस वर्ल्ड में कोई देश हो, ऐसा मान के चलिए इंडिया है, इंडिया देश है। अब इसकी जो इकोनॉमी होगी वो पूरे देश के साथ पूरे वर्ल्ड के साथ जुड़ जाए, यानी कि किसी एक देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ जाना ही ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन। ये जो आपको कराया है ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ें बच्चों, अपना नोट्स बनाएं बढ़िया से।